नमस्कार। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन बीबीडी यूनिवर्सिटी की विशेष पेशकश समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्चना आपके साथ और आज हमारे साथ हैं एक विशेष व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन विज्ञान और कला के लिए समर्पित कर दिया। 82 साल की उम्र में जहां हम सब अपने आप को बुजुर्ग समझकर घर में बैठ जाते हैं, आपने ऐसा नहीं किया। आपने नित नए दिन रंगमंच की नई ऊंचाइयों को छुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत समय संवाद के इस मंच पर। धन्यवाद आपका। सर, बातों के सिलसिले में सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सर, आपका जीवन विज्ञान और कला का अनूठा संगम है। ये संगम कब और कहाँ से शुरू हुआ? ये एक महज चांस ही मैं कहूँगा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडीज, उस समय ये तो था नहीं कि बच्चे की उम्र इतनी होनी चाहिए तो इतना इस क्लास में पढ़ेगा। तो जब मैं 6.5-7 साल का ही था, मेरा क्लास 4 में एडमिशन हो गया। तो उस समय कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग करूँगा या कभी आगे जाऊँगा। लेकिन मेरा मानना है कि डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बल्कि आगे भी जा कर के जब मैंने थिएटर भी शुरू किया तब ये नहीं सोचा था कि थिएटर में एक मेरे लिए बिल्कुल एक नशा हो जाएगा, एक जुनून हो जाएगा। और फिल्म वगैरह की बात तो सोचना ही बहुत दूर की बात। तो जब मैं एमएससी फर्स्ट ईयर कर रहा था, एक्चुअली एमएससी भी मेरा क्या हुआ कि बीएससी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, तो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री। और लोगों ने मुझे बताया कि बायोकेमिस्ट्री का बड़ा स्कोप होगा आगे। मेरी जो फैमिली थी उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो इस वजह से उस ज़माने में यही होता था कि लड़का डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो जब ये बायोकेमिस्ट्री शुरू हुआ तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। चूँकि मैं साइंस का स्कॉलर था, एग्जीबिशन वगैरह होती थी, उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ से मुझे थिएटर का शौक़ पैदा हुआ। हमारे मोहल्ले में बाग मक्का में हमारे घर के पास है, वहाँ थिएटर होता था, तो मैं देखता था और देखता था लोगों को बड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। तो भाई आदमी को अच्छा लगता है अगर कोई आप जो काम करें उसमें अगर उसका अप्रिसिएशन मिले। तो हुआ ये कि 1961 में रस्तोगी इंटर कॉलेज में एक हॉल बना था, उसमें मेरा पहला नाटक हुआ। और 62 में मैंने एमएससी कर लिया और 62 में ही CDRI में मेरा एज ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे मिल गई और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें मेरी पैरेलल ही शुरू हुई। चूँकि इंस्टीट्यूट के टाइमिंग्स यूजुअली 9 से 5 या 9:30 से 5:30 होते थे शुरू में। बाद में तो फिर कोई टाइम की लिमिट ही नहीं थी, तो जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उस समय थिएटर करने लगा। लेकिन थिएटर, मुझे लगा कि दोनों चीज़ें जो हैं बड़ी क्रिएटिव हैं। थिएटर में भी यू क्रिएट समथिंग, जो आप कैरेक्टर करते हैं, जिसमें आप ग्रो करते हैं। उसी तरीके से साइंस भी बड़ी इनोवेटिव होती है। तो आप कह लीजिए कि मुझे कुछ इस चीज़ का शौक़ था या क्या कि कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट की जाए, तो मेरा साइंस और ये साथ साथ चलने लगा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा नहीं था और CDRI में मैं करता भी नहीं था, डर लगता था कि अगर यहाँ करूँगा तो कहीं नौकरी से न निकाल दिया जाए। तो उसके बाद वहाँ लोगों ने हमारे थिएटर को देखा तो बोले व्हाई डोंट यू डू इट इन CDRI, तो वहाँ भी मैंने शुरू किया। तो लेकिन ये था कि बाद में तो ये हो गया कि हमारी लैब में लाइट स्विच ऑफ नहीं होती थी। अगर जैसे क्या है कि चूँकि रिसर्च स्कॉलर था मैं तो मुझे एक्सपेरिमेंट्स प्लान करने पड़ते थे। उन एक्सपेरिमेंट्स की प्लानिंग मैं इस ढंग से करता था कि वो हमारे थिएटर के रास्ते में ना, और थिएटर की या रिहर्सल्स की टेलीविज़न या रेडियो की मैं ऐसी प्लानिंग करता था कि वो मेरी रिसर्च के आड़े ना आए। So that is how I could manage with both the things almost parallel. सर, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने साइंस स्ट्रीम या मैनेजमेंट या कुछ ऐसे IT जैसे कोई स्ट्रीम ले ली है तो अब यानी कि ये रंगमंच है या जो कला का क्षेत्र है उनसे बहुत दूर हो गया। लेकिन आपकी मिसाल के बाद, मतलब आपको देखने के बाद स्टूडेंट इस चीज़ के लिए बिल्कुल अब सेफ है। मैं तो आपको बताऊं कि उस समय मैंने ये चीज़ महसूस नहीं की थी, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि रंगमंच तो हर एक के लिए ज़रूरी है। हर एक के लिए वो इसलिए ज़रूरी है, और बल्कि मैं प्लीड करता हूँ जहाँ जहाँ मुझे बहुत सारे कॉलेजेस में बुलाया जाता है
इसी बात के लिए कि आप दो दो कैरियर साथ में कैसे ले सकें। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए, भले ही आप थिएटर को अपना कैरियर न बनाइए, लेकिन थिएटर इसलिए ज़रूरी है कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि थिएटर में जिस ढंग से आपकी ग्रूमिंग होती है, आपको जिस ढंग से एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपको सिखाई जाती है, जिस ढंग से आपको बोलना सिखाया जाता है, आप बड़े बड़े मंचों पे बोल सकते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है, वो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी जॉब में भी आप एजुकेशन लेकर के भाई क्या करेंगे, या तो आप बिजनेस करेंगे या फिर किसी जॉब में जाएंगी, तो जब आप जॉब में भी जाएंगी, अगर आपकी थिएटर बैकग्राउंड है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको जो प्रेजेंटेशन है, वो आई एम श्योर इट विल बी बेटर देन अदर्स हु हैव नॉट डन थिएटर। दूसरी ये है कि अगर मान लिया आप अपना बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में भी एक कस्टमर और डीलर की क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप थिएटर में सीखते हैं। तो मेरा मानना है ये उस समय नहीं था। उस समय तो मैं जो करता था सिर्फ स्वांतः सुखाय मान के करता था। उस समय कोई स्कोप भी नहीं था कि रेडियो, टेलीविज़न या फिल्म में कोई मौका मिलेगा, लेकिन आज तो बड़ा स्कोप है। अगर आप थिएटर को एज ए करियर बनाते हैं, रंगमंच को अपना कैरियर बनाते हैं, तो आपके लिए बड़ा स्कोप है। आज आप देखिए कितने चैनल्स खुल गए हैं, कितने OTTs पे वेब सीरीज़ आ रही हैं, कितना एक्सपेंशन हो गया है। तो थिएटर आप आज के ज़माने में एक आप कैरियर भी बना सकते हैं, थिएटर को आप अपने दूसरे कैरियर में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सर, आपने जो बात की कि आजकल बहुत आसान हो गया, मतलब इससे जुड़ना, बहुत सारे कोर्सेज भी अब यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे आने लगी हैं रंगमंच से जुड़ने के लिए, सिनेमा के में जुड़ने के लिए, और लगभग सभी युवा चाहते हैं कि हम रुपहले पर्दे यानी सिनेमा के पर्दे पर दिखें। जाहिर है, देखिए उससे क्या होता है कि इतने दिन मैं थिएटर करते हुए मुझे अब 64 साल हो गए जी, लेकिन मुझे थिएटर ने बहुत एक्सपोजर दिया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लोग जो आपको जानते हैं, जब आप स्क्रीन पे आते हैं, चाहे छोटे स्क्रीन पे हैं चाहे बड़े स्क्रीन पे हैं, तो जाहिर है कि पहचान आपको उसी से मिलती है, इन कॉमन प्लेटफॉर्म्स, जनरल प्लेटफॉर्म्स पे आपको पहचान तो टेलीविज़न उससे मिलती है। और जाहिर है कि जब लोग आपको मिलते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, तो खुशी तो आपको होती है। तो भाई आप ये सोचिए कि इंसान किस लिए रहता है। इंसान खाना पीना, सर्वाइव करना तो हर एक की ज़िंदगी में होता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि मुझे एक पहचान मिले, मुझे दूसरे लोग जाने, मुझे दूसरे लोग रिस्पेक्ट दें। तो मुझे लगता है कि इस मामले में रंगमंच आज एक बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि जो फिल्में भी आ रही हैं, अगर आप देखें तो आज की फिल्मों में थिएटर के लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं। चाहे आप नवाजुद्दीन को लीजिए, चाहे राजपाल यादव को लीजिए, नसीर साहब को लीजिए, पंकज कपूर को लीजिए, पहले हमारे क्या नाम है, ओम शिवपुरी जी थे, ओमपुरी जी थे, ये लोग सब थिएटर से आए थे, थिएटर की बैकग्राउंड से आए थे। क्योंकि थिएटर की बैकग्राउंड, क्योंकि आज थिएटर ग्लैमर का थिएटर मुझे लग रहा है, फिल्म जो है ग्लैमर उसमें कम हो रहा है। आज उसमें एक्टिंग लोग ज़्यादा देखते हैं, कंटेंट लोग ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए रंगमंच की ट्रेनिंग जो है वो आपको वहाँ भी मदद करती है। सो दैट इज़ वाई आई से कि रंगमंच एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ लोगों की ज़िंदगी में होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होती है, यू हैव टू ग्रूम इट। अब कुछ लोगों में अच्छी ग्रूमिंग हो जाती है और कुछ लोगों में ग्रूमिंग अच्छी नहीं हो पाती है, या इस ढंग से वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, तो वो नहीं सक्सेसफुल होते। बट आई थिंक कि अगर आप में ज़रा भी टैलेंट है, तो मैं पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि आपको अपने बच्चों में अगर टैलेंट दिखती है तो उसको मौका ज़रूर दीजिए। अगर उभरने की टैलेंट है तो उभर करके निकलेगा। टैलेंट की बात की सर आपने, हर बच्चा आजकल शॉर्ट रील बना करके मिलियन फॉलोअर्स जोड़ रहा है और अपने टैलेंट को शो कर रहा है। ऐसे में अभिनय की जो गंभीरता है या रंगमंच की जो संवेदनशीलता है वो बच्चों तक पहुंच नहीं रही, इसीलिए नए नए पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे। इन पाठ्यक्रमों में क्या ऐसा ऐड ऑन किया जाए? देखिए, वो जो आज जो मीडिया के जरिए आप बात कर रहे हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, जो लोग, वो बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ है। आई डोंट थिंक कि उससे कोई सीरियस अप्रोच नहीं है। इसके लिए आपको एक सीरियस अप्रोच चाहिए। जैसे आप ज़रूर डालिए, आप में अगर टैलेंट है, आप अपने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, आप उनको डालिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि
उस ज़माने में हम लोगों का कोई साधन नहीं था कि हम कैसे देख पाएँ अपने को। आज हम अपना वीडियो बनाए, आज मेरे पास कोई ऑडिशन आता है, मैं अपना वीडियो खुद बना करके देख सकता हूँ वेदर इट इज़ वर्थ सेंडिंग और नॉट वर्थ सेंडिंग। तो आज फैसिलिटीज़ भी बहुत हो गई हैं। तो वो तो देखिए बात अलग है कि यूट्यूब पे बना करके अपने डालते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत बड़ी, भले ही लाखों लोग जुड़ जाएं, लेकिन एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है वो कोई क्रिएटिव काम करने से ही मिलता है। सर, क्रिएटिव काम यानी रुपहले पर्दे पे आने के लिए जो आतुर हैं हमारे विद्यार्थी या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसीलिए भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी या जैसे आपने दर्पण की बात की थी, है ना, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी रहे हैं, ऐसे मंच से बच्चे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे पाठ्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि ये जो पाठ्यक्रम है या उस पाठ्यक्रम में वो कला कौशल को इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हैं कि नहीं है। तो वो आपके हिसाब से, क्योंकि आपको इतना तजुर्बा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए उस पाठ्यक्रम में जिससे कि स्टूडेंट को सीधे वहां तक, अभिनय की दुनिया तक का पूरा तजुर्बा मिल सके? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज के बारे में तो नहीं जानता जी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड थिएटर का कभी नहीं रहा। जी। मैं हमेशा से एक अमेचर थिएटर रहा। लोगों को देख करके, या जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया उनसे मैंने सीखा, जिन एक्टर्स के साथ मैंने काम किया उनसे मैंने सीखा। लेकिन जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात है, देखिए बेसिक नॉलेज तो आपकी, एक जो ग्रामर सिखाई जाती है इन इंस्टीट्यूशंस में, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अंग्रेज़ी बोलें चाहे हिंदी बोलें, उसकी एक ग्रामर जो होती है वो तो आपको आनी चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि जो प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज आर मोर इम्पॉर्टेंट। भाई कोर्सेज जब होते हैं, एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, भारतीय रंगमंच क्या था, पुरातन रंगमंच क्या था, हमारा संस्कृत का रंगमंच क्या था, वेस्टर्न थिएटर क्या है, ऐसी ये चीज़ें हैं। जी सर। लेकिन ये ठीक है एक ज्ञान के लिए। अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, आप या आप रेपर्टरी आप चलाते हैं, रेपर्टरी में बच्चों को शिक्षा देनी है, ऐसी, तो एकेडमिक्स के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बाकी मेरा ख्याल है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है इसके बेसिस पे, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए मैं देखता हूँ जैसे भारतीय नाट्य अकेडमी है हमारा, ये बाहर से डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, अलग अलग जगहों से डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, उनको लोगों को ट्रेनिंग दिलाते हैं ताकि वो अलग अलग विधाओं के नाटक सीखें। अलग अलग जो हमारा जो फोक थिएटर है, हमारा जो मान लीजिए कि विदेशी जो लोग आते हैं वो शेक्सपियर के बारे में पढ़ाते हैं, भाई उसकी अपनी एकेडमिक इम्पोर्टेंस भी है जी। तो उससे आपको वैरायटी सीखने को मिलती है, जो बहुआयामी रंगमंच जिसे कहते हैं, बहुआयामी रंगमंच होता है कि वो आपको एक्टिंग में हेल्प करता है जी सर। तो बाकी देखिए थियरी तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ आनी ही चाहिए। बाकी मेरा मानना ये है कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए हर, जहाँ तक मेरा मानना है, हर चाहे भारतीय नाट्य अकेडमी हो चाहे NSD हो, वहाँ पर प्रोडक्शंस बच्चों को ज़रूर कराए जाते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है मुझे लगता है दैट इज़ मोर पेइंग फॉर देम एकेडमिक देन द थियोरेटिकल ट्रेनिंग। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सी वर्कशॉप्स आजकल हो रही, क्योंकि देखिए BNA NSD में कितने बच्चे एडमिट हो पाते हैं, जबकि आज एक्टर्स की हज़ारों में ज़रूरत है जी। तो तमाम वर्कशॉप्स होती है। मेरा ख्याल है कि आपका इस यूनिवर्सिटी पता नहीं वर्कशॉप करती नहीं करती है, करती है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में जब आप करते हैं तो वो मोस्टली प्रैक्टिकल ही ट्रेनिंग होती है। वो वर्कशॉप ज़्यादातर प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होती है कि जिससे आप प्रोडक्शन करते हैं, वो बच्चों को आप बताते हैं कि अगर आप मान लीजिए मूव कर रहे हैं तो आप क्यों मूव कर रहे हैं, आप ये हाथ चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, डायलॉग डिलीवरी के क्या माने होते हैं, डायलॉग डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी। तो ये चीज़ें जो आप सिखाते हैं, मेरा ख्याल है वो चीज़ें आपके ज़्यादा काम आती हैं लाइफ में। जैसे मैंने कहा थियरी तो थोड़ी बहुत जाननी ही चाहिए। अब हम लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, तो जब तक ग्रामर ना आए तो हम कैसे हिंदी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज आई सेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड दिस शुड बी मोर इन सिलेबस देन थियोरेटिकल ट्रेनिंग। सर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात की आपने, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किसने किया होगा? सर, आपने रंगमंच की दुनिया में बहुत सारे तो काम किए हैं ना। एग्जैक्टली सर। और आपने रुपहले पर्दे यानी फिल्मों में भी काम किया है। सर, अगर देखा जाए तो रंगमंच की दुनिया पहले से अब बहुत चेंज हो गई है ना? वो जो आप चेंजेस देख रहे हैं,
उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, चेंजेस ये है कि अब रंगमंच में पहले जैसे मैंने बताया कि पहले ये सिर्फ स्वांतः सुखाय हुआ करता था, लेकिन अब ये चूंकि एक जॉब ओरिएंटेड हो गया है, तो जॉब ओरिएंटेड होने की वजह से जैसे मैंने बताया कि अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, चाहे वर्कशॉप के ज़रिए आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए ट्रेनिंग हो। स्पीच, जैसे मैंने बताया, सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्पीच। स्पीच जो है जब तक आपको सिखाई नहीं जाएगी, वो उसके बिना आप थिएटर में आप ग्रो नहीं कर सकते। यानी कि पहले जो है नॉन ट्रेंड भी एक बार आ सकते थे, लेकिन अब ट्रेंड होके ही आपको रंगमंच में ट्रेन होने से आपको ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और बहुत काम करती है। मैं एक फार्मूला मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो फार्मूले मुझे अच्छी तरह आते हैं। हार्ड वर्क प्लस परसिवरेंस प्लस टैलेंट मल्टीप्लाइड बाई लक। तो लक बहुत काम करती है। मैनी टाइम्स क्या है कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आज मुझे लगता है जैसे रघुवीर यादव है, रघुवीर यादव जी मुझे नहीं लगता कोई ट्रेनिंग लेकर के आए, लेकिन आज बहुत मशहूर एक्टर हैं वो जी। तो लक भी बहुत काम करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है परसिवरेंस, कि जो आप में जो जुनून होना चाहिए। जैसे कब जब आप कोई रोल करते हैं, पहले क्या होता था कि आपने कैजुअली कर लिया, बट नाउ यू हैव टू गो डीप इनटू इट। कि अगर जैसे हम सुनते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन जी ने कहीं रिक्शे वाले का रोल किया, तो सुनता था मैं कि साहब वो रिक्शे वाले के साथ रहते थे, जाकर के देखते थे उसको। जी, मुझे याद है जब मैंने उड़ान सीरियल किया था, तो कंचन चौधरी जो कविता की बड़ी बहन थी, जो प्रोड्यूसर थी, उनकी बड़ी बहन, वो पुलिस ऑफिसर थी। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ पर उस समय एसएसपी हुआ करते थे मिस्टर डीपी सिन्हा इलाहाबाद में। तो बोली मैं चाहती हूँ अनिल जी आप उनके साथ जाइए, उनके साथ बैठ के देखिए। तो आई स्टेड विद हिम फॉर 2 days। मैंने उनके मैनरिज्म देखी। अब क्या है कि अब वो डिटेल में काम करना ज़रूरी हो गया है अगर आपको सक्सेसफुल होना। पहले क्या है कि आप कुछ भी कर दीजिए, मंच पे ताली बज जाती थी, बट नाउ पीपल गो डीप इनटू इट। सर, ये जो आपने बात की कि मंच पे ताली बज जाती थी, सर इससे जानना चाह रहे हैं कि सर जैसे हम लोग जब रंगमंच की दुनिया में होते हैं तो हमें ऑडियंस का रिएक्शन तुरंत पता चल जाता है, तो एक आसान होता है कि हाँ हम ऑडियंस को इंगेज कर पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन जब हम रुपहले पर्दे यानी कि हम अगर सिनेमा की बात करें, उसके लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो फीडबैक हमें बहुत देर से पता चलता है। इसका क्या मतलब असर पड़ता है एक कलाकार पर? नहीं, देखिए वो ज़रूरी, वो देखिए मंच पर तो ये बात सही है। हाँ। कि अगर आपको ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि द प्ले स्टार्ट्स गोइंग डाउन। एग्जैक्टली। क्योंकि जो ऑडियंस रिस्पॉन्स है दैट गिव्स यू एन इम्पीटस। सी, जब ताली बजती है तो एक्टर का उत्साह भी बढ़ता है जी। और मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है एक मैं कॉमेडी प्ले कर रहा था एक पूजा पंडाल में, और साहब वो कॉमेडी प्ले में बहुत अच्छी मेरे खिलाफ मेरे अगेंस्ट एक्ट्रेस भी थी। आप निवेदिता भट्टाचार्य जो के मेनन की वाइफ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस, वो साहब मेरे साथ रोल कर रही, एंड देयर वाज नो रिस्पॉन्स। अब हम लोगों ने एक दूसरे को देखा, वो धीरे धीरे हमारा जोश जो था करने का वो कम होता गया, और मुझे लगा कि हमारी बाद में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई उसको। तो ऑडियंस से तो मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिल्में वगैरह हैं वहाँ आपका अपना कॉन्फिडेंस काम करता है। सी, कि किस कॉन्फिडेंस से आप डायलॉग डिलीवरी करते हैं, किस कॉन्फिडेंस। और दूसरे क्या होता है कि मेरा मानना है कि फिल्म इज़ मोस्टली डायरेक्टर्स एंड एडिटर्स मीडिया। आप 4 डिलीवरी देते हैं, आपके अलग अलग एंगल से शॉट लिए जाते हैं, उसमें कौन सा लगाना है ये आप नहीं तय करते, वो एडिटर और डायरेक्टर तय करता है। लेकिन इमीडिएट फीडबैक जो नहीं मिलने से वहाँ पर आप निराश नहीं होते। वहाँ आपकी अपनी कॉन्शियस जो है वो जज करती है कि आपने अच्छा किया है, नहीं अच्छा किया। मेनी टाइम्स ये बताओ, अभी कल ही की बात मैं आपको बताऊँ, मैंने एक शॉट दिया, मैं एक वेब सीरीज़ के लिए शूट कर रहा हूँ, रक्तांचल 3 के लिए। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो मैंने डायरेक्टर कहा लेट्स हैव वन मोर शॉट। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसमें जो मेरा मानना है कि एक अच्छे कलाकार का जो अपना कॉन्शियस है वो खुद ही जानता है। देखिए, हर आदमी जो है बड़ा एक्टर नहीं बन सकता, अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है, नसीरुद्दीन शाह नहीं बन सकता,
लेकिन जितना आप में पोटेंशियल है एटलीस्ट यू शुड गिव ऑप्टिमम, उसमें जो बेस्ट आप दे सकते हैं वो होना चाहिए। तो वो आप खुद जज कर लेते हैं कि जो मैंने किया है वो मेरा बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। लेकिन अपना बेस्ट सर जो हमें लगता है कि एक कलाकार तभी दे सकता है जब डायरेक्टर का विजन बिल्कुल क्लियर हो, है ना। तो डायरेक्टर की विजन पे बात करते हैं कि कहते हैं ना कि अगर डायरेक्टर का विजन बहुत क्लियर है तो कलाकार उस अपनी कला को और ज्यादा निखार के पेश करता है कि उसे क्या चाहिए वो दे पाता है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि जब आप डायरेक्टर के विजन पे, मेरे दो एक साथी ऐसे भी रहे जो कभी डायरेक्टर की सुनते ही नहीं थे, अपने ही करते थे जी। लेकिन डायरेक्टर का विजन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है किसी प्रोडक्शन को, चाहे फिल्म हो चाहे थिएटर, वो एक टोटलिटी में देखता है। हमारी आपकी क्या रिलेशनशिप है उससे, हमारी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस नज़र से वो देखता है। जब आप डायरेक्टर की नहीं सुनते हैं तो आप तो अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ। दिस में नॉट बी इम्पोर्टेंट। यू सी, जो 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 हमारी आपकी रिलेशनशिप है, हम भले ही बढ़िया से बढ़िया चीज़ करें लेकिन हमारी आपकी अगर हमारे आपके बीच का कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश होती तो बेकार है वो। तो मैं तो अपने को डायरेक्टर से एक्टर मानता हूँ। मेरा ख्याल है कि हर एक को डायरेक्टर की बात सुननी चाहिए कि डायरेक्टर की क्या विजन है। देखिए क्योंकि डायलॉग में भी मैं आपको बताऊँ, डायलॉग जो लिखे होते हैं, डायलॉग आपको कभी कभी पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, कभी कभी अगर आपका बहुत लंबा रोल नहीं तो आपको आप ही के लिखे हुए डायलॉग दे दिए जाते हैं उसमें। अब वो डायलॉग किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है उसकी डिलीवरी देने के लिए। तो वो आपको डायरेक्टर ही बताता है कि सीन ये है एंड आई वांट यू टू डू इट लाइक दिस। ना उसमें फिर एक्टर की क्षमता पे डिपेंड करता है कि हाउ बेस्ट ही कैन गिव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ डायरेक्टर। मेरे ख्याल से यही वो समय सही रहेगा जब आपने शायद कई सारे मंचों पर ये कहा भी है कि आपने डिमेंशिया पे एक मूवी की थी और आपने रेणुका शाहणे जो उसकी डायरेक्टर थी, आपने उनको पूरा क्रेडिट दिया कि वो मेरा क्रेडिट नहीं है, वो डायरेक्टर का है। ये थोड़ा सा फर्क है। हाँ। डिमेंशिया पे मैंने प्ले किया था जी। उसका क्रेडिट मैंने सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ को दिया था। और शायद और फिल्म अल्जाइमर पे थी, उसका क्रेडिट मैंने रेणुका जी को दिया। देखिए उसकी वजह ये है कि न मैंने आज तक कोई डिमेंशिया का पेशेंट देखा है, न अल्जाइमर का पेशेंट देखा। सो हाउ कैन आई कंसीव दैट कैरेक्टर? सो नाउ आई हैव टू लिसन टू द डायरेक्टर। और डायरेक्टर मेरा ख्याल है तभी उस चीज़ में हाथ डालता है जब वो उस चीज़ से अच्छी तरह से वाकिफ। तो आई एम श्योर कि रेणुका शाहणे जी ने अल्जाइमर का पेशेंट देखा होगा, उस हिसाब से उसको कंसीव किया होगा। तो नेचुरली शी वॉज गाइडिंग मी कि आई वॉन्ट दिस एक्सप्रेशन। अब ये मेरे ऊपर के कि मैं उसको कितना बढ़िया दे सकता हूँ। जी सर, डायरेक्टर्स की बात हो रही है, आपने इतना सारा काम किया, इतनी फिल्में की हैं, आपने वेब सीरीज़ की हैं, आपने टीवी सीरीज़ की हैं। सर डायरेक्टर, कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके आप पुनः काम करना चाहते हैं क्योंकि आपको उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उनका नाम? देखिए वैसे तो बहुत से डायरेक्टर्स हैं यहाँ लखनऊ में, दिल्ली में, लेकिन हमने जिनके साथ काम किया है उसमें राज बिसारिया साहब थे, हमारे उर्मिल कुमार थपलियाल जी थे, और तीसरे सूर्यमोहन जी। इत्तेफाक से अब दो लोग नहीं हैं। सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ हमारे शहर के ही हैं और अभी मैंने डैडी प्ले उन्हीं के साथ किया था एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट प्ले एंड आई कॉल इट एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेज ऑफ माई लाइफ। तो जाहिर है कि उन्होंने मुझे बताया कि एक डिमेंशिया पेशेंट में क्या एक्सप्रेशन चाहिए, कैसे वो भूलने की अदाकारी करनी है, कैसे उसको मेकअप करना है कि नहीं नहीं मैं भूला नहीं, मुझे सब चीज़ याद है, यू नो। तो गाइडेंस उन्हीं की थी, बाकी परफॉर्मेंस तो जाहिर एक्टर ही करता है। यानी कि आप दोबारा उनके साथ? नहीं, देखिए ये मेरा मानना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने यहूदी की लड़की नाटक किया था जी, उसका क्रेडिट मैं उर्मिल कुमार थपलियाल को देता हूँ। मैंने पारसी थिएटर नहीं देखा था, उन्होंने अपने ढंग से एक कंसीव किया कि पारसी थिएटर ऐसा होता होगा। तो एक एक डायलॉग मैं आपको बताऊं उन्होंने मुझे कराया। सो वेन एवर पीपल अप्रिशिएट मी फॉर प्ले यहूदी की लड़की, आई से डोंट अप्रिशिएट मी, आई गिव क्रेडिट टू उर्मिल कुमार थपलियाल। सेम विद सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ। डैडी के बारे में बहुत से लोगों ने बड़ी तारीफ़ें लिखी, फेसबुक पे लिखा, अखबारों में लिखा। तो मैंने कहा कि मैं तो एक वाया मीडिया था, करने वाला था, बाकी क्रेडिट शुड बी गिवन टू द डायरेक्टर एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि ज़बरदस्ती का क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाहता हूँ। जहाँ मेरा है क्रेडिट वहाँ मेरा है, जहाँ मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर मैं अक्षरशः डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ उसमें क्रेडिट शुड गो टू द डायरेक्टर। सर आपने डैडी
के मंचन की बात की, वो बहुत चर्चित रहा है ना, बहुचर्चित रहा। सर, अपने 100वां आपने अभी जो नाटक दिसंबर में मंचन किया, सर उसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, ये 100वां नाटक मेरी इच्छा थी करने की, शायद सूर्य मोहन के साथ ही करता, लेकिन उनके पास एक स्क्रिप्ट आई थी, वो फिर समझ में नहीं आई। जी। तो अभी मुस्कान गोस्वामी आई थी, वो बहुत अरसे से मेरे साथ प्ले करने की सोच रही थी, तो उसने मुझे प्ले ला करके दिया, स्वान सॉन्ग। ये उनका प्ले है, चेखव का प्ले है, बहुत ही मशहूर प्ले है। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें एक एक्टर की बायोग्राफी है जो बहुत ही डिजेक्टेड है, बहुत ही थका हुआ, हारा हुआ, जिंदगी से ऊब गया है। तो मुझे लगा कि अच्छा, वो ट्रांसलेशन था। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि भाई ये बायोग्राफी है, हालांकि चेखव किसी की बायोग्राफी लिखे और कोई अनिल रस्तोगी की बायोग्राफी की बात करें तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैंने उससे कहा कि इसमें अगर आप कुछ ऐसा ही चीज़ डालें जिसमें मैं अपने बारे में कुछ बात कर सकूं, then probably I may try, and because it is going to be 100th, so let it be different from my other shows. तो that मुस्कान said that's a very good idea. तो उन्होंने एक NSD के हैं, योगेंद्र जी हैं, जो यश योगी के नाम से लिखते हैं, उनसे मेरी टेलीफोन पे कम से कम 10 दिन बराबर लगातार हुई बात मेरी। तो उसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उनको बताया, साइंस में मैंने कैसे मैं ग्रो किया, थिएटर में मैं कैसे मैंने ग्रो किया, कैसे मुझे सपोर्ट मिली, फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और दूसरे ये कि मैं एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ जी। जो मेरे बड़े ब्रदर ने बनाई थी, जिसमें हम लोग मेडिकल कॉलेज में पिछले 26-27 साल से गरीब पेशेंट्स को, या गरीब नहीं कहूँगा, जो निसहाय, जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग फ्री मेडिसिन, इंजेक्शंस, ब्लड, ये हम पिछले 26-27 साल से, मतलब जिसमें कहावत होती है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ नहीं, हम कुएं हैं, हम प्यासे के पास जाते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत। तो ये सारी चीज़ें ये उसने, या जैसे मेरे फादर थे, मुझे उनका लास्ट सेंटेंस नहीं भूलता है, उन्होंने कहा था, अनिल मैं मर जाऊंगा और तुम्हारा नाटक चलता रहेगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतने गंभीर बीमार, उनको लिवर कैंसर हो गया। तो ये चीज़ें इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया। तो मैंने उससे डिस्कस किया, उसने इन सब चीज़ों को उसमें डाला। ये मेरी वाइफ है, जैसे अब मैं 82 ईयर्स का हूँ, आई कैन नॉट मग अप द लाइन्स। आप सोचिए 1 घंटे 10 मिनट का ऑलमोस्ट सोलो परफॉर्मेंस करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एट दिस एज। और अभी नहीं, पिछले 10-15 साल से, बिकॉज यू नो, पहले तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी, पूरी किताब मुझे याद हो जाती थी, अपना रोल क्या मैं दूसरों को बताता था, लेकिन अब नहीं होता। तो मेरी वाइफ ने मुझे बराबर हेल्प करती, शी हैज़ बीन ए टीचर इन ए डिग्री कॉलेज, तो एज ए टीचर वो मुझे लाइन्स याद कराती है। तो यू नो, मैं चाहता था कि यह मेरे दर्शक जो हैं, आज मैं 82 साल का हो गया हूँ, तो ये मेरे दर्शकों का प्यार है कि उनका वो है कि मैं 64 साल से थिएटर कर रहा हूँ एंड दे आर एक्सेप्टिंग मी। तो आई वांटेड टू पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस CDRI के लोग, क्योंकि जैसे आप मैंने बताया कि दोनों मेरी चीज़ें पैरेलल चली, इसी थिएटर। अगर मुझे मेरे साइंस में मेरे स्टूडेंट्स, जो PhD के स्टूडेंट्स थे, मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे जो असिस्टेंट्स थे, या जो मेरे डायरेक्टर थे, मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अगर नहीं सपोर्ट करते तो मैं नहीं कर पाता। तो मैं चाहता था इन सब के प्रति मैं अपना एक ग्रेटिट्यूड पेश कर सकूं। तो इत्तेफाक से यश योगी ने उस नाटक में इन सब चीज़ों का एक समावेश किया, विच वॉज लाइक माई बायोग्राफी। जैसे मैंने कुछ पीसेज हैमलेट के किए, ओथेलो के किए, हालांकि मैंने कभी अंग्रेज़ी नाटक के किए नहीं हैं, लेकिन उसमें डाले, और कुछ स्वान सॉन्ग का पीसेस थे, फिर मैंने अपने नाटकों के कुछ पीसेस डाले। तो वो एक 100वां मेरा जो प्रदर्शन था वो कुछ अलग ही बन गया, एंड आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि पता नहीं लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं। भाई अनुपम खेर अपनी बायोग्राफी बताएं तो हाँ यार ये तो देखने की चीज़ है, कोई बड़ा अमिताभ बच्चन जी, अनिल रस्तोगी को अपनी बायोग्राफी बताएं, किसको इंटरेस्ट होगा। बट आई वॉज ग्रेटली सेटिस्फाइड एंड इमोशनल when people accepted it in the way they were accepting my other plays. सर, आपने कहा कि इस उम्र में इतनी देर तक लगातार
सोलो परफॉर्मेंस देना अपने आप में बड़ी बात। सर उम्र की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि आप तो युवाओं को भी पीछे छोड़ दें। अक्सर कहा जाता है कि जनरेशन गैप आ रहा है, हम अक्सर जनरेशन गैप की बात करते हैं, लेकिन आपको अक्सर युवाओं की टोली के बीच में ही देखा गया है। आप उनके साथ नाटकों का मंचन करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जनरेशन गैप को आप किस तरीके से लेते हैं, इसके जो सकारात्मक पहलू हैं या नकारात्मक पहलू, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसके दोनों पहलू हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक। अब सकारात्मक पहलू ये है कि जैसे जो मेरी डायरेक्टर थी, शी वॉज जस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। सूर्यमोहन भी मुझसे, खैर सूर्यमोहन तो 10 ही साल छोटे हैं, मैं बड़े यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करता हूँ। शुभदीप राहा वीएनए में वो है, ही इज़ जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड। बट एज आई सेड, आई एम डायरेक्टर सेक्टर, उस समय मैं बिल्कुल उसका स्टूडेंट हो जाता हूँ। इसी मैं तो ये देखिए, ये लेने की बात है। हमेशा क्या होता है कि अब कुछ पुराने लोग होते हैं, उनकी रूढ़िवादी सोच होती है। जी। You see, some people are very particular. No, such ritual should be observed. This thing should be done. लेकिन जो accommodative होते हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। And I tell you, I'm very accommodative. मैं 10 साल के बच्चा हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे मेरी उम्र का हो, ये अपने आप को एकोमोडेट करने की बात होती है। अगर आप एकोमोडेटिव हैं तो आपके साथ कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, यंग जनरेशन को भी। लेकिन जहाँ पर आप बहुत ही, जैसे मेरे पेरेंट्स थे, मेरे बड़े ब्रदर थे जिन्होंने मुझे प्रमोट किया, दे वर वेरी एकोमोडेटिव। आपको मैं बताऊं, जब मैं दर्पण में गया हूँ, मेरे फादर की डेथ को 4 महीने हुए थे। हमारे यहाँ साल भर तक कुछ करते नहीं जी। बट माई मदर न्यू अबाउट माई हॉबी, तो मैंने सब छोड़ दिया था। आई वॉज सिटिंग एट होम। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, यू हैव लाइकिंग फॉर थिएटर, यू गो फॉर थिएटर। तो जब आप इतने एकोमोडेटिव हो जाते हैं तो वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है। आप बच्चे के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं, बच्चा भी आपके साथ हिल मिल जाता है, यंग भी आपके साथ हिल मिल। तो मुझे नहीं लगता है कि जनरेशन गैप कोई ऐसा डेवलप हो रहा है जो कि कोई बड़ी भारी चीज़ है। यंगस्टर जो हैं उनकी अलग सोच हो गई है, ओल्डर जो हैं उनकी अलग सोच। और जहाँ पर कभी ऐसा आता भी है, देखिए जाहिर है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। मॉडर्न तमाम चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उसमें लोग ग्रो करते हैं, तो उनके विचार भी बदल गए हैं। तो एल्डर शुड एक्सेप्ट इट, सी, दे शुड नॉट बी रिजिड अबाउट इट। तो अगर ये चीज़ें हो जाए तो कोई जनरेशन गैप की बात ही नहीं। और बाकी देखिए, गैप तो है ही है भाई। हमारी थिंकिंग, हमारे समय में चीज़ें अलग थी, आज के मॉडर्न ज़माने में। अब आप देखिए, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। अब मेरा पोता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ता है, मैं तो उसकी स्पेलिंग भी नहीं बता सकता हूँ। बट आई एम वेरी फ्रेंडली टू हिम, बिकॉज नई चीज़ आए एंड वी शुड एक्सेप्ट इट दैट दे हैव टू नो ऑल दिस थिंग। सर यानी कि ये कहावत बड़ी सही कही गई है। कहते हैं ना कि हर एक की सफलता के पीछे एक लेडी लक भी होता है। जहाँ आपने कहा कि आपकी जो मम्मी हैं, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया कि नहीं, 1 साल तक नहीं, आपने 4 महीने बाद ही ज्वाइन किया। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी कहा कि भाई आपको लाइंस याद करवाने के लिए आपकी वाइफ ने आपको बहुत सपोर्ट किया। यानी कि ये बात बिल्कुल सच है, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। मेरी मदर ने भी ये बात मुझसे कही। वो देख रही थी कि आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड जी। लेकिन जो एक घर का निजाम खड़ी होता है, उस हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। उस समय मुझे याद है 72 में दर्पण में मैं जब गया हूँ, नए कारंथ जी आए थे। बीवी कारंथ इज अ बिग नेम इन थिएटर। जी। उनके साथ काम करना बड़ा प्रिविलेज था। एंड लकीली आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम एंड आई गॉट द मेन लीड इन दैट प्ले। तो इससे बढ़ के और क्या होता। सो देखिए, बट ओवरऑल आई मस्ट से दैट गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। और मैं तो ये मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जो मैं आज ही मेरे एक फ्रेंड ने एक फ़ोटो डाली थी, उसमें डाला था कि गॉड हैज़ गिवन मी मोर देन व्हाट आई डिज़र्व। तो मैंने उनको फ़ौरन लिखा, दिस अप्लाइज ऑन मी एब्सोल्युटली, दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर मी एंड इट अप्लाइज ऑन मी एब्सोल्युटली। सर आपने इतनी सारी सिनेमा किया है, आपने वेब सीरीज हैं, बहुत सारे विज्ञापन आपके नाम है, आपने रेडियो की दुनिया में भी बहुत सारे नाटकों में अपने है ना, आपने 250-300 नाटक। जी, आपने इतना सारा काम किया। सर इसके बाद भी ऐसी कोई एक चाहत है अभिनय की, शायद ये रोल रह गया, अब ये करना बाकी, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए क्या है, मैं अपनी लिमिटेशंस जानता हूँ जी। वैसे तो हो सकता है कि कोई अब जैसे मेरी इच्छा थी कि कुछ
सोलो परफॉर्मेंस की लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ये एग्जैक्टली सोलो तो नहीं था, डायरेक्टर ने एक मेरी डमी भी बनाई थी। अच्छा। जो मेरा एक यंग साइंटिस्ट का रोल था, वो मेरे एक मित्र कर रहे थे, तो ही वॉज इन शैडो। तो बाकी ये कि मैं अपनी लिमिटेशन जानता हूँ, उससे मैं बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं लेना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी परफॉर्मेंस करूँ जो अकेला मैं करूँ पूरे 1.5-2 घंटे की। मेरा ख्याल है कि आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव बीन गिवन, व्हाट आई हैव अचीव्ड विद गॉड्स ग्रेस। मैं ओवर सेटिस्फाइड हूँ। सर, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, है ना, तो उसमें थोड़े से नर्वस होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। रंगमंच पे आप जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जाहिर सी बात थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, लेकिन जैसे जैसे वो काम हम करते जाते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। रंगमंच पे आपने बहुत काम किया तो कॉन्फिडेंस भी था। मेरे ख्याल से जब आपको पहली बार यानी कि ये रुपहले पर्दे यानी फिल्मों का ऑफर आया होगा तो उस समय आपको खुशी हुई, लेकिन जब आपने वहां पे काम किया हो तो वो कौन सा अंतर बेसिकली आपने महसूस किया कि नहीं ये तो बिल्कुल अलग है, रंगमंच की दुनिया और इस दुनिया में बहुत अंतर है? देखिए, अंतर तो बहुत है ये, लेकिन शुरू में मैंने महसूस नहीं किया था। मुझे याद है जब मैंने पहला रेडियो नाटक किया जी, तो मैं, हमारे लल्लन भाई और राधे बिहारी जी थे, उनको मैं अपना गुरु मानता था, पीएन श्रीवास्तव और राधे बिहारी श्रीवास्तव। तो जब मेरी नाटक की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो वो बाहर बैठे, मैंने कहा गुरुजी आप सुन के जाइएगा। तो जब मैं बाहर निकला उन्होंने कहा अच्छा थिएटर बोले, अच्छा थिएटर बोले। रेडियो नाटक इज एंटायरली डिफरेंट देन थिएटर, लेकिन चूंकि मुझे थिएटर का एक्सपीरियंस था तो मैंने ढंग से उसको किया, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट धीरे 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 आई लर्न इट। इसी तरीके से जब आप फिल्म करते हैं, फिल्म में मुझे याद है जब मैं कर रहा था ये आश्रम कर रहा था, तो दो एक बार मुझसे प्रकाश जी ने कहा अनिल जी को थिएटर ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों अलग अलग विधाएं। इसी यू हैव टू बी वेरी सटल एंड वेरी रियलिस्टिक व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन। बहुत ही रियलिस्टिक होता है। जैसे हमारे थबलियाल जी एक ज़माने में कहा करते थे कि भले ही आदमी उसमें, चलिए वो छोड़ देते हैं इसमें, रेडियो में, टेलीविज़न, फिल्म में और इससे बहुत डिफरेंस। थिएटर में जो हर चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं उसमें जो बड़े माइनर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, यू हैव टू एनलार्ज देम थोड़ा, क्योंकि मंच पे आप कर रहे हैं जी, और ये थोड़ा एग्जेजरेटेड वर्जन होता है। हालांकि आज भी अब जो मॉडर्न थिएटर हो रहा है वो भी रियलिस्टिक है, लेकिन रियलिस्टिक में क्या होता है कि यू हैव टू कम्युनिकेट ऑल्सो टू द ऑडियंस। कहीं पर तो 300 की ऑडियंस है, कहीं पर 3000 की ऑडियंस है। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि ये हमारा प्ले जो है ये क्लोज डोर के लिए ज़्यादा अच्छा है, नज़दीक जहाँ पर ऑडियंस बैठे वहाँ आप अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिल्म में क्या होता है कि फिल्म में तो ज़रा सा भी आपका एक्सप्रेशन है, आपने ज़रा सा इधर निगाह की, इट इज़ नोटिस्ड। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर movement, about your expression, about your delivery. थिएटर में आप थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं, डिलीवरी में भी लिबर्टी ले सकते हैं, एक्सप्रेशन में भी लिबर्टी, लेकिन फिल्म में चूँकि क्लोजअप मीडिया है, यू आर कॉट। और रेडियो तो बिल्कुल अलग है। रेडियो में यू हैव टू क्रिएट द सीन थ्रू योर वॉइस। जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा रेडियो, अच्छा थिएटर बोले, अच्छा, धीरे धीरे मैंने सीखा। हालांकि उन लोगों को तो मैं आज भी नहीं पा सकता हूँ जिस ढंग से वो लोग करते थे। तो वहाँ पर वॉइस का पूरा खेल होता है, और इस वॉइस के खेल ने मुझे थिएटर में भी हेल्प किया और मुझे फिल्मों में भी हेल्प किया। जो स्पीच मॉड्यूलेशन होता है जी, उसी एक कोई सेंटेंस है, अगर आप उसको 4 तरीके से बोलेंगे तो उसके 4 माने निकलेंगे। आपका जो फिल्मी करियर, उसमें सर आपने हर तरीके का लगभग किरदार है, नरम, गरम, कठोर। हम जानना चाहते हैं कि आप अपने खुद जो आपकी ऐसी पर्सनल लाइफ है उसमें आप किस मिजाज के? देखिए, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ जी, और मैं इमोशनल कैरेक्टर्स पसंद भी करता हूँ। जैसे यहूदी की लड़की, मैंने कहा कि मेरा बड़ा सक्सेसफुल प्ले, बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है फादर का, जो यहूदी का रोल है। फिल्म में मैंने स्वराम मोदी जी को करते हुए देखा है, क्या गजब के एक्टर थे साहब। या जैसे डैडी है, डैडी बड़ा ही इमोशनल प्ले है कि धीरे धीरे जब उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, सी ही बिकम्स वेरी इमोशनल
अपनी डॉटर की उसकी जो रिलेशनशिप है, बेसिकली इट्स फादर डॉटर रिलेशनशिप की एक डिमेंशिया पेशेंट के साथ फैमिली वालों को किस तरह सफ़र करना पड़ता है, या फिल्मों में भी जो मैंने किए हैं, इसमें तो नहीं है मेरा कोई इमोशनल रोल, क्या नाम है, शहजादे में, लेकिन कुछ फिल्में मैंने की उसमें बड़े इमोशनल रोल्स, आई लव इमोशनल रोल, जहाँ पर और इसका फ़ायदा जैसे मैं आपको बताऊं, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जी, ये इसमें ये थिएटर में करना था, मुझे स्टेज पे करना था, थपलियाल जी डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें एक बेडरूम सीन है। जी जी। अब बेडरूम सीन जो उसके डायलॉग्स हैं उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो क्या है कि रानी जो है शीलवती, उसका हस्बैंड जो है उक्का, वो इम्पोर्टेंट है, वो कोई वो नहीं दे सकता है, आगे जनरेशन उसके जो राजकुमार नहीं दे सकता है, तो रानी जो है नियोग की प्रथा जा करके किसी को चुनती है, उसके साथ वो रात में सोती है। अब स्टेज की एक मर्यादा होती है। मैं आज तो फिर भी लोग आगे बहुत बढ़ गए हैं, मैं 76 की बात कर रहा हूँ, 1976 में मैंने जी, किया, जब बहुत ही ज़्यादा मर्यादित हुआ बहुत करता ही था ज़्यादा मर्यादित रंगमंच चीज़ें हमारा। होती थी। उसमें मैं प्रतोष का रोल कर रहा था, जी जिसको रानी सेलेक्ट करती है, जी चुनती है अपने साथ रात बिताने के लिए। अब सवाल ये था कि बेडरूम सीन हम कैसे दिखा सकते हैं, कितना दिखा सकते हैं जी, उस मर्यादित सीमाओं में। सीमा, तो हम लोगों ने उसमें अपनी रेडियो टेक्निक का यूज़ किया। जो मेरे अगेंस्ट फीमेल रोल कर रही थी नीरजा जी, बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी रेडियो की, मैं तो उनके सामने बहुत नया था। तो हम लोगों ने रेडियो टेक्निक से जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, जो हिसिंग साउंड्स थी, वो सब क्रिएट करके वी क्रिएटेड द नेचुरल सीन। इफ़ यू क्लोज द आइज यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्टेज। और मेरे ख्याल से इसमें आप लोग ने एक बार बताया भी था कि आप लोगों ने जो रंगमंच का जो थिएटर था उस पर आपने कुछ नहीं रखा था, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, आपको याद है? यस, उसमें क्या था, थपलियाल जी ने एक बेड लगाया था जी, और बेड पे शिकन भी नहीं, शिकन भी नहीं थी। वो शिकन इसलिए नहीं पड़ी थी कि बेड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस व्हिच इट इज मेंट। जी, और उसमें पीर गुलाम जी ने लाइटिंग की थी, तो उन्होंने मेरी वॉइस की एक येलो लाइट दी थी, और जो नीरजा गुप्ता जो शीलवती का रोल करती थी उनकी ग्रीन लाइट दी थी। विद माई इमोशंस एंड डायलॉग्स, येलो लाइट विल कम ऑन द बेड, with her another light will come, and when there is crescendo both lights gets fixed. So that scene was so appreciated, so much appreciated कि हमारा प्ले देखने वो भी आए थे, सुरेंद्र वर्मा जी भी आए थे जब हमने किया था। तो पहले तो उनका भी आपने उसको क्यों नहीं किया, आपने ये सब उससे किया है, राइटर की जो अपनी ईगो होती है। तो हम लोगों ने यही बात की कि आप बताइए आप कितना दिखा सकते थे। जो हम लोगों ने किया, डिड इट कम्युनिकेट अवर फीलिंग्स और नॉट? बोले नहीं साहब, हेड्स ऑफ, पूरा कम्युनिकेट हुआ। तो अच्छा, ये चीज़ आपको उसमें भी हेल्प करती है, फिल्म में भी हेल्प करती है जी, कि ये चीज़ें जो है रेडियो पे जितना स्पीच वर्क होता है वो न तो आज स्टेज पे कोई करता है, न फिल्म वाले कोई करते हैं। देखिए, फिल्म में तो यूजुअली आपको ये मान करके लेते हैं कि यू आर ए ट्रेन्ड एक्टर, यू हैव टू डू। वहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, वहाँ तो जो आप देते हैं दैट इज़ एक्सेप्टेड। अगर आप अच्छे हैं तो आप आगे भी आपको काम मिलेगा, अच्छे नहीं है तो आपको आगे काम नहीं मिलेगा। वहाँ कोई बताने वाला नहीं होता है, जबकि थिएटर में तो बताने वाले भी होते हैं। लेकिन थिएटर पे अनफॉर्चुनेटली स्पीच पे इतना गहरा काम नहीं होता है जितना क्योंकि रेडियो में आपको आदमी भागा जा रहा है, आपको दिखाना है, डिस्टेंस आपको क्रिएट करना है। आदमी बीमार पड़ा हुआ है, वहीं पर पड़ा हुआ है, दूर पे पड़ा हुआ है, आदमी चोरी करके जा रहा है। यू हैव टू क्रिएट थ्रू साउंड, एवरीथिंग थ्रू साउंड। तो मुझे लगता है कि जो मेरी रेडियो बैकग्राउंड है ये मुझे बहुत मदद करती है, मेरे स्टेज के लिए भी और मेरी फिल्म्स में भी। सर, आपने स्पीच की बात की। सर, स्पीच यानी कि भाषा की अगर हम बात कहें तो हमारा जो लखनऊ है वो अपनी भाषा के लिए जाना जाता है। आप भी कहीं जाते हैं, आपने खुद बताया कि लोग जान जाते हैं कि आप लखनऊ से हैं। आपने उड़ान सीरियल की बात की थी कि वहाँ पे जब आपको कहा गया कि आप एसपी का किरदार निभाएंगे और आपसे कहा गया कि यादव सिंह और कौन सा आपको नाम दिया जाए, तो आपने कहा मैं बशीर अहमद का किरदार करूंगा। आपने ये भी बताया कि वो इसलिए क्योंकि आप अपनी वो लखनऊ की भाषा, लखनऊ के एसएसपी थे तो मैं चाह रहा था कि उसमें थोड़ी लखनऊ जुबान है। देखिए, लखनऊ की जो पुरानी जुबान है, देखिए मैं जुबान बोल रहा हूँ,
जी, आज के लड़के उसको जुबान बोलते हैं। एग्जैक्टली। ये तलफ़ुज़ जो है आज कहीं खो गया है। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इवन जो मुस्लिम बच्चे हैं आजकल के, उनको भी लैंग्वेज का इतना ज्ञान नहीं है। पहले नाटकों में आज आप टेलीविज़न देखिए इस मामले में रेडियो में अभी भी बताऊँ, रेडियो हो चाहे अपना दूरदर्शन, जी, दूरदर्शन नॉट अदर चैनल्स, अदर चैनल्स में तो लैंग्वेज की ऐसी की तैसी की हुई होती है, लेकिन जो हमारे दूरदर्शन के जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, जो हमारे आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर्स होते हैं, जी, उनमें जो ज़ुबान की जो सफाई होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए कोई कहे वहाँ खून हो गया, कोई कहे अरे वहाँ खून हो गया, मैं तो सोचता हूँ खून हो गया, मेरा खून हो गया। सर यही चीज़ गलत और गलत में हो जाती है। अरे अरे मेरे एक दोस्त थे, जी अच्छा सर। मैंने भी लेटली, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कोई चलन नहीं, मैंने बताया ना हमारी फैमिली बहुत एजुकेटेड फैमिली नहीं थी। उस ज़माने में आई एम टॉकिंग टू ऑफ अर्ली 60s एंड लेट 50s, या एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। जी, तो मुझे इसमें हेल्प किया मेरी दोस्त थी नजमा ज़हीर बाकर, वो मेरी MSc की क्लास में, नादरा की सबसे बड़ी बहन नादरा ज़हीर बब्बर की, जी, उन्होंने मुझे बड़ी मदद किया। मैंने जब उर्दू नाटक में करता था तो मैं एक्सपर्ट उर्दू के बिठाता था। हमारे दोस्त थे डॉक्टर जलील खिदवई, आप उनसे कह दिया अमा अमा भाई जलील, अब जलील इज एब्यूज, यू सी। जी सर। ऐसे मैं नजमा को नजमा जहीर कहता था, उसका नाम था नजमा जहीर। हाँ, सी तो दीज आर, क्योंकि इससे माने बदल जाते हैं पूरे, जो आज की जनरेशन नहीं समझती। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं मुंबई में भी जब जो भी थोड़ा बहुत पीरियड में रहा, लोग मुझसे पूछते थे आप लखनऊ से हैं क्या? मैं पूछता था कैसे? बोले नहीं आपकी ज़ुबान है लखनऊ की। तो इस मामले, अच्छा पर्टिकुलरली हम पुराने लखनऊ के, जी, तो पुराने लखनऊ में ये कल्चर जो है बहुत ज़्यादा है कि ज़ुबान साफ़ हो। हम लोग गाली भी देते हैं तो भी आप कह के गाली देते बड़ी हैं, अदब के साथ। अदब के जी साथ। सर। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, अब लखनऊ बड़ा हो गया है। पहले लखनऊ 4-5 किलोमीटर के अंदर सीमित था, आज लखनऊ 30-40 किलोमीटर के अंदर हो रहा है। जी, तो चीज़ें बदल रही हैं और बदलना होता है। बाहर के लोग बहुत सारे आ गए हैं। पहले जो लखनऊ के लोग थे वो रहते थे, अब जॉब्स की वजह से यहाँ तमाम ऑफिसेज़ खुल गए हैं, जॉब्स की वजह से अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, दूसरी स्टेट्स के लोग आते हैं, तो जाहिर है वो उतना ज़्यादा उस कल्चर में इंटरेस्टेड नहीं रहते। सर आपने एक बार बताया था कि ये आपके रंगमंच के काम से आप अलग-अलग स्टेट में जाते थे, अपने नाटकों का मंचन करते थे, हाँ। एक तरह से इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का ये काम इंटर होता स्टेट है, कल्चरल है एक्सचेंज ना? में मैं 4 स्टेट्स में गया। वैसे तो मैंने कम से कम इंडिया की 15-20 स्टेट्स में नाटक किए हैं, लेकिन 4 स्टेट्स में मैं इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में गया। जी, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान, उनके 5-5 शहरों में मैंने नाटक किए। तो सर जब आप इससे जुड़े हैं, तो सर जो भाषा की आप बात कर रहे हैं कि बाहर वालों का आना भी हमारी भाषा को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है, सर क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? किस तरीके से इसको संभाला जा सकता है? क्योंकि नई जनरेशन को हम अपनी वो अदब, वो तहजीब वाली ज़बान कैसे? आपको एक बात बताऊं, जी, मैंने सुना है हाँ, अपने बुजुर्गों से कि जो तवाइफें होती थी, प्रोस्टिट्यूट्स, जी, डांसर्स उनको कहिए, प्रोस्टिट्यूशन तो एक बड़ा गंदा शब्द अब इस्तेमाल होने लगा। तवाइफें जो होती थी, जो गाना गाती थी, उनके यहाँ बड़ी बड़ी फैमिली के लोग अपने बच्चों को भेजते थे कल्चर सीखने के लिए। जी, सी तो अब बात ये देखिए, पुराने लोगों के साथ वो चीज़ें अब चली जा रही हैं। और आजकल की जनरेशन जो है वो तो अमेरिकन अंग्रेज़ी बोलती, ब्रिटिश अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते हैं सब। जो भाई हम लोगों ने जो अंग्रेज़ी सीखी वो ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग कहते हैं, है ना? जी, लेकिन जो स्लैंग्स वगैरह होते हैं वो सब अमेरिकन लैंग्वेज अलग होती है। तो आज के बच्चे तो वो सब टेढ़ी मेढ़ी ज़ुबान बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये पॉसिबल है। या तो फिर इस टाइप के स्कूल कॉलेजेस में, अब आप देखिए कि अभी जो हमारी सरकार आई है, इन्होंने तमाम चीज़ें कल इंडक्ट की हमारे कोर्सेज में। जो हमारे वीर लोग थे, जो हमारे बहादुर लोग थे, उनके बारे में जानने के लिए। ये एक्चुअली डिपेंड करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो उसको कैसे लेते हैं।
सर इसका एक कारण हम ये भी क्या मान सकते हैं कि बच्चों की जो बुक रीडिंग है, किताब पढ़ना का जो शौक हुआ करता था, ज्यादातर लेकिन लोग वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि हर चीज़ तो अब नेट पे अवेलेबल है। जी अब अभी मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ग्रैंडसन को कुछ एक वो व्हाट्सएप किया। उसने कहा बाबा ये क्या है, तो उसमें क्या दिया हुआ था कि इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने ये हैं। तो मैंने उसको ये लिखा, बेटा तुम्हारे ज्ञान के लिए भेजा, कोई इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। जी तो देखिए वो चीज़ें लाना तो बड़ा मुश्किल है। आई डोंट थिंक कि वी कैन ब्रिंग बैक ओल्ड कल्चर ऑफ लखनऊ। हालांकि यहाँ 2-3 फोरम ऐसे बने हैं, एक आदावर्स करके है, एक और है, वो लोग कोशिश करते हैं कि इस कल्चर को मेंटेन करें, लेकिन कितने कितने लोगों से, लखनऊ की पॉपुलेशन कितने लाख हो गई है, इट्स नॉट पॉसिबल। सर आपको शतक जड़ना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है शतक यानी कि शतक जड़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी आपने अपने शोध पत्रों को 100 बार, मतलब आपके जो 100 शोध पत्र छपे उससे आपने शतक लगाया, कभी आपने नाटकों का मंचन कर 100वां शतक लगाया। तो इस शतकीय जो आपकी जो पारी लगातार चल रही है उसमें सर जानना चाहते कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा प्रेरक अनुभव जो आप इस संवाद, समय संवाद के मंच पे साझा करना चाहें? मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ, मेरे पेपर्स भी जो मैंने पब्लिश किए हैं वो भी देर अराउंड 100। बहुत ज़्यादा मैंने पेपर्स नहीं पब्लिश किए हैं, लोग 300-300, 400-400 करते हैं, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं थिएटर भी मैं बराबर कर रहा था जी लेकिन शतक की कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर होता है कि जब आप 99 पे हैं तो जी। लगता ही है कि कम से कम एक सेंचुरी पूरी कर ली जाए। बाकी ऐसी कोई कभी ख्वाहिश नहीं रही कि ये मैंने शुरू में कभी नहीं सोचा कि मैं 100 नाटक करूँगा। अब जैसे मेरे शोज़ हैं, शोज़ भी कभी 100 ज़रूर पूरे हुए होंगे जब मैं कर रहा था, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं रखा। अब तो मेरे करीब 1000 शोज़ हो गए पूरे हिंदुस्तान भर में, जो जी। मैंने नाटकों के किए अलग अलग। एक ही नाटक मेरा पंछिया जो गरम मसाला फिल्म बनी थी, अमेरिकन फिल्म बोइंग से इंस्पायर्ड, जी। उसके मैंने 400 से ज़्यादा शो किए पूरे हिंदुस्तान में। तो कभी मैंने वैसा रिकॉर्ड नहीं रखा। लेकिन नाटकों का रिकॉर्ड ऐसे रहा कि जब मैं अपना बायोडेटा बना रहा था जी तो मैंने अब जैसे रेडियो प्लेज है, ये जो मैं फिगर लिखता हूँ रैंडम फिगर है। टेलीविज़न की जो मैंने सीरियल्स किए रैंडम फिगर है। लेकिन नाटक चूँकि मुझे बहुत प्रिय रहा है तो इसके लिए इसकी पूरी मैंने अपनी लिस्ट बनाई जब से मैंने नाटक करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि भाई 90 हुए, फिर 95 हुए, फिर 98 हुए, फिर जब 99 सूर्यमोहन के साथ हो गया तो मैंने कहा अब सेंचुरी करना तो ज़रूरी है। तो इत्तेफाक से जल्दी से हो भी गया। सर आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे। इतने सारे पुरस्कारों की लिस्ट में कोई ऐसा पुरस्कार जो भले ही फिजिकल ना हो लेकिन जैसे एक अनुभव है या किसी का स्पर्श है या किसी के वो शब्द हैं, कुछ ऐसे जो आपको याद रहा हो कि हाँ ये मेरी लाइफ का सबसे यादगार पुरस्कार अभी है? हाल में ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के 105th ईयर में जी मुझे डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई का अवार्ड दिया गया। जी। मैं आपको बताऊं, मैं जब CDRI में नाटक अभी मैंने किया, 14 अगस्त को किया, 25 जनवरी को किया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में हुई। उन 998 नाटकों में, शोज में मुझे उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे वहाँ मिली। क्योंकि जब आप जिन लोगों के साथ आप ग्रो किए हैं, जी सर। जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, जिन लोगों की वजह से आप खड़े हुए हैं, जब आप उनके बीच में करते हैं तो वो जो आपको फीडबैक मिलती है, मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई चीज़ होती है। तो जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मुझे डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनाई का अवार्ड दिया, तो मैं ये अवार्ड जो है मैं संगीत नाटक अकादमी या कालिदास सम्मान से भी बड़ा मैं मानता हूँ कि मेरे अपने लोगों ने जिनके बीच में मैं ग्रो किया, उन्होंने मुझे एक रिकग्निशन दिया, माय अल्मा मैटर। ये जैसे मैंने बताया, मैंने CDRI में जो मैंने 2 बार नाटक किए, उसमें मुझे जो खुशी मिलती है करने में वो और नहीं मिलती। जी सर, अब समय संवाद के इस मंच से हमारे देखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी काम किया जाए वो पूरी लगन, धैर्य और मेहनत से करना चाहिए, उसका नतीजा मिलता है। आज क्या है कि बहुत से बच्चे थिएटर कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि मैं फिल्म में चला जाऊँ। फिल्म में आपको मिल भी जाएगा लेकिन आपको रिकग्निशन नहीं मिलेगा। रिकग्निशन तभी मिलता है जब आप कोई काम पूरे तन्मयता से उसमें लग करके उसमें डीप जा करके करते हैं।
और जैसे मैंने बताया कि थिएटर को आज आप एक बहुत बड़ा कैरियर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थिएटर को एक सीढ़ी बना करके फिल्म में पहुंचना चाहते हैं तो ना आप थिएटर के रह जाएंगे ना आप फिल्म के रह जाएंगे। सो अगर आप शुरुआत थिएटर से करिए, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करिए। ये भी मेरा मानना है कि अच्छे लोगों के साथ काम करने से, जैसे मेरी ट्रेनिंग जो हुई, मेरे पहले गुरु थे राजेश्वर बच्चन जी, पढ़े लिखे नहीं थे, कोई उनको थिएटर एजुकेशन नहीं थी, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, लेकिन उन्होंने मुझे जो थिएटर के नुआंसेस सिखाए वो आज भी मैं मानता हूँ कि जो मैंने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो उसी का एक्सटेंशन था। अगर शुरुआत आपकी किसी गलत डायरेक्टर के साथ, वो आज क्या है नहीं ये है कि कोई 4 नाटक कर लेता है वो डायरेक्टर बन जाता है। मैं 100 नाटक कर गया हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने डायरेक्शन की नहीं सोची, क्योंकि मेरा मानना है डायरेक्शन इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड, और आप अपने ही फील्ड में अपने को सीमित रखें, उसी में ग्रो करने की कोशिश करें विद फुल डिवोशन, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त समय संवाद के मंच से साझा किया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर इतनी कोई मीनिंगफुल बात निकली आई डोंट नो, लेकिन जैसे मैंने कहा, देखिए मैं थिएटर के मैं कोई ट्रेंड आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक जुनून, एक पैशन को मैंने से साइंस भी की और मैंने थिएटर भी किया। साइंस में भी एक जुनून होता है, जब आप कोई नई चीज़ें निकालते हैं, नए चीज़ें आप इनोवेट करते हैं, और वही चीज़ थिएटर में होती है कि जब आप अपने कैरेक्टर में ग्रो करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे तो जो सुख मिलता है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई सुख हो सकता है। सर, और समय संवाद में जो हमें सुख मिला आपसे ये नई नई बातें जान करके सही है, इसको शब्दों में हम बयान नहीं सर कर सकते। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के समय संवाद के मंच से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रयोगशाला हो या मंच, रचनात्मकता किसी भी क्षेत्र के लिए सीमित नहीं होती। आज के समय संवाद में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक चर्चित पर्सनालिटी के साथ होंगे आपके साथ। नमस्कार।